नमस्कार विद्यार्थियों। हम गुप्तकालीन प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था के बारे में इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है गुप्तकालीन समाज। जैसा कि आप सभी को मालूम है, उस समय वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर थी और चारों वर्णों के अपने अपने अलग अलग कर्तव्य थे। चार वर्ण तो आपको पता ही है कौन कौन से थे: ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण। ये चार वर्णों में उस समय समाज बटा हुआ था। गुप्तों के समय सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित होती गई, अर्थात अब न्यायिक व आर्थिक संचालन भी वर्ण के अनुसार ही होने लगा। किंतु याद रखना हुआ हमें कि बाह्य आक्रमणों और आर्थिक परिवर्तनों के कारण भी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। अब स्मृतिकारों ने आपद धर्म के रूप में वर्ण के प्रतिकूल कर्तव्य पालन को भी धर्म संगत या न्याय संगत माना कि कोई भी व्यक्ति आपत्ति के समय दूसरा कार्य कर सकता है। अब आते हैं हम ब्राह्मण वर्ण के ऊपर। ब्राह्मण वर्ण के कर्तव्यों में अध्ययन करना, कराना एवं यज्ञ कराना प्रमुख था। वेदों के अध्ययन के अनुसार ब्राह्मणों की उपजातियां स्थापित होने लगी थी इस समय, जैसे यजुर्वेदी ब्राह्मण जो कि तेलंगाना, कौशल व मध्य देश में थे। इसी प्रकार सामवेदी ब्राह्मण ये मुख्यतः काठियावाड़ में थे। अथर्ववेदी ब्राह्मण ये वल्लभी व मैसूर में थे। हमें ऋग्वेदी ब्राह्मणों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है ना, याद रखिए ये बात को। सामाजिक परिवर्तन की बात तत्कालीन समाज तत्कालीन प्रमुख रचना मृच्छकटिकम से उजागर होती है, जिसमें नायक चारुदत्त ब्राह्मण होते हुए भी व्यापार करता है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार आवास तथा न्याय की भी व्यवस्था की जाने लगी। वराहमिहिर क्रम से ब्राह्मणों के लिए 5, क्षत्रियों के लिए 4, वैश्यों के लिए 3 और शूद्रों के लिए 2 कमरों के आवासों का उल्लेख करते हैं। कौटिल्य भी इस विचार का समर्थन करते हैं। अब आती है किस वर्ण की तुलना किस परीक्षा से की जाती थी। जैसे कि ब्राह्मण वर्ण की परीक्षा तुला से होती थी, क्षत्रिय वर्ण की अग्नि से होती थी, वैश्य की जल से होती थी और शूद्र की विष के द्वारा परीक्षा ली जाती थी। बृहस्पति व नारद के अनुसार सभी वर्ण सभी तरह की परीक्षाओं से परखे जा सकते थे, किंतु ब्राह्मण विष परीक्षा से नहीं। नारद स्मृति के अनुसार चोरी करने पर ब्राह्मण का अपराध सबसे अधिक व शूद्र का सबसे कम होता है। तो ये थे ब्राह्मण वर्ण के बारे में। अब है क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रियों का प्रमुख कर्तव्य था प्रजा की रक्षा करना, दान देना, वेद पढ़ना। 10 वर्षीय ब्राह्मण भी 100 वर्षीय क्षत्रिय से श्रेष्ठ होता है, ऐसा मनु मानते थे। स्कंदगुप्त के इंदौर अभिलेख से क्षत्रियों द्वारा वैश्यों का कार्य करने का उल्लेख भी हमें मिलता है। कौन सा अभिलेख से? इंदौर अभिलेख, स्कंदगुप्त के इंदौर अभिलेख से। अब आते हैं वैश्य वर्ण। इनका मुख्य कर्तव्य व्यापार व वाणिज्य से संबंधित था। व्यापारिक पतन के दौर में वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई एवं वे शूद्रों के समकक्ष हो गए। धार्मिक रूप से भी उन्हें वेदों के अध्ययन व यज्ञ करने से वंचित करने से भी उनकी स्थिति में गिरावट आई। अमरकोश में वैश्यों के लिए कर्षक शब्द का प्रयोग किया गया है। और चौथा वर्ण था शूद्र। इनका मुख्य कार्य अपने ऊपर के वर्णों की सेवा करना था। मनु का रुख इनके प्रति कट्टर था तो याज्ञवल्क्य का उदार। इसलिए याज्ञवल्क्य
शूद्रों को व्यापार, कृषि व कारीगरों की कार्य पद्धति अपनाने को सही मानते हैं। मार्कंडेय पुराण दान देना भी शूद्रों का कर्तव्य बताती है। याज्ञवल्क्य के ओम के बदले नमे शब्द के उच्चारण तथा पंच महायज्ञों की छूट शूद्रों को देते हैं। अब शूद्रों को भी रामायण, महाभारत, कृष्ण पूजा और सांख्य दर्शन को पढ़ने की स्वतंत्रता दी गई थी। तो ये तो थे मुख्य थे 4 वर्ण। अब आते हैं कुछ जातियां एक प्रकार की थी उनके बारे में। कायस्थ भू अनुदानों व कृषि कार्यों के बढ़ने के कारण उनके आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए एक लिपिक वर्ग के रूप में इनका उदय हुआ, किंतु धीरे धीरे ये प्रभावशाली जाति के रूप में उभरने लगे और कई बार तो इन्होंने ब्राह्मण वर्ण को ही चुनौती दे डाली। कायस्थों की पहली चर्चा याज्ञवल्क्य की स्मृति में की गई, किंतु कायस्थों की जाति के रूप में चर्चा औष्णम स्मृति में की गई है। किसमें? औष्णम स्मृति में की गई है। कायस्थों की तरह ही महत्तर नाम की एक नई जाति का उदय हुआ, जो पहले गांव के वृद्धजन माने जाते थे और जमीन की खरीद बिक्री में इनकी अनुमति ली जाती थी। तो ये थे कायस्थ और महत्तर। अब आते हैं अस्पृश्य। कात्यायन प्रथमते अस्पृश्य शब्द का उल्लेख करते हैं। निर्वासित व अनिर्वासित रूप में पाणिनि ने पहली बार ऐसे संकेत दिए थे। गुप्त काल में अस्पृश्यों की संख्या में वृद्धि हुई, क्योंकि फाहियान यह उल्लेख करता है कि अछूत नगर व बाजार से बाहर रहते थे। अमरकोश में तो चांडाल के 10 पर्यायवाची शब्द, जिसमें प्लाव, दिवाकृति, जनागम आदि मुख्य थे। चर्मकार व डोम एक पृथक जाति के रूप में तो उभरे, परंतु इस युग में अछूत नहीं थे। केवल चांडालों को ही अछूत माना गया था। अब आते हैं दास प्रथा के बारे में। गुप्त काल में दास प्रथा एक विकसित व्यवस्था के रूप में स्थापित हुई, तो एक बड़ा प्रयत्न यह भी हुआ कि दास मुक्ति के उपाय भी इस समय बताए गए। अगर आप दास बन गए तो किस तरह से उससे छुटकारा पा सकते हैं, ये भी गुप्त काल में बताया गया था। नारद ने 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, साथ ही साथ दास मुक्ति के अनुष्ठानों का भी विवरण प्रस्तुत किया है। किसने? नारद स्मृति में। याज्ञवल्क्य के नारद और कात्यायन के अनुसार अपने से नीचे वर्ण के लोगों को ही दास बनाया जा सकता था। याज्ञवल्क्य के अनुसार किसी की इच्छा बगैर उसे दास नहीं बनाया जा सकता। मनु व कौटिल्य ये मानते हैं कि आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता। याज्ञवल्क्य ने प्रथमते धन देकर दास मुक्ति की बात की थी। किसमें? याज्ञवल्क्य ने। अब आते हैं हम स्त्रियों की दशा। गुप्त युग में स्त्रियों की अवस्था में सामान्यतः गिरावट आई, क्योंकि 510 ईस्वी के एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हमें मिलता है। इस युग में विवाह का प्रचलन 12 से 13 वर्ष की अवस्था में था। विधवाओं की दशा भी ठीक नहीं थी। उन्हें है तथा मुंडन कराना पड़ता था। है दृष्टि से उन्हें देखा जाता था। याज्ञवल्क्य के स्मृति में लड़कियों के वेदाध्ययन और उपनयन संस्कार को निषेध कर दिया गया। नारद व पाराशर ने विधवा विवाह का समर्थन किया है, तो बृहस्पति ने इसका तीव्र विरोध किया है। मनु की बातों को स्वीकार करने के कारण ही बृहस्पति स्मृति को मनुस्मृति का परिशिष्ट कहते हैं। बनारस के पास रामगढ़ से प्राप्त एक गुफा अभिलेख से अशोक की मृत्यु के कुछ समय के बाद का जो अभिलेख है, गुफा अभिलेख से देवदासी प्रथा का उल्लेख मिलता है। और गुप्त काल में कालिदास के वर्णन से भी उज्जैन के महाकाल मंदिर में इसकी चर्चा हुई है। दूसरी तरफ स्त्रियों के संपत्ति के अधिकार में वृद्धि हुई। याज्ञवल्क्य व बृहस्पति विधवा स्त्री को संपत्ति का स्वामिनी मानने लगे।
याज्ञवल्क्य ने केवल चल संपत्ति पर स्त्रियों का अधिकार बताया, तो कात्यायन ने अचल संपत्ति पर भी। मनु व नारद संपत्ति के अधिकार का विरोध करते हैं। पर्दा प्रथा के साक्ष्य नहीं मिलते क्योंकि फायान और हिंसांग भी इसकी चर्चा नहीं करते हैं, किंतु कालिदास अवगुंठन अर्थात पर्दा का उल्लेख करते हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि संभवतः उच्च परिवार की महिलाएं पर्दा करती हों। नारद ने ऐसी स्थितियों का भी वर्णन किया है जिसमें पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है। गुप्त काल में अनुलोम व प्रतिलोम विवाहों के प्रचलन से वर्ण संकर जाति की स्थिति पैदा हुई। गुप्त काल में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह बहुत अधिक प्रचलित हो गए थे, उनसे वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति हुई थी। तो ये था हमारा गुप्तकालीन समाज के बारे में, धार्मिक व्यवस्था के बारे में, साहित्य के बारे में और कला के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।